15-25 जीतू की थाथी रेथल रगे रेथल रगे रेथल रगे। एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस मुझे लगा कि यार पांडवास ने आपको अप्रोच किया होगा, वो आपके चैनल से क्यों नहीं आया जब आपने उनको अप्रोच किया था? थोड़े टाइम के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जीतू बगडवाल वॉज लाइक अ बेबी। नरेंद्र सिंह नेगी जी की तरफ से आपके लिए क्या फीडबैक था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है तेरा, बहुत अच्छा किया है तूने, पर जब मैं इसे गाता था सुखी नाली चोरला बकरा गुरनाली गोरू छोड़ दे मेरे कमरे यारा मैं बेरानी जोरू छुबकू यारा। श्रद्धा कुहुप्रिया की लव लाइफ की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है? मोहब्बत और इश्क के तमाम दर्जों के बाद जो एक कैफियत इंसान महसूस करता है। यूंद का दीना दीना सोआ कन के रोलो प्यारा बिना बस मान मेरी निठुरी चिकोड़ी। यार बॉलीवुड जाना चाहिए, पैसा है, सब कुछ है, नाम है, फेम है, हर चीज़ है, कुहुप्रिया क्यों नहीं गई? बहुत कुछ आने को है अभी। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से गायकों की एक नई पौध आ रही है। इस नई पौध में कुछ बहुत अच्छे गा रहे हैं और कुछ एवं वहीं गा रहे हैं, लेकिन उनका काम चल जा रहा है। लेकिन इन लोगों के बीच, द गुड एंड द बैड एंड द अगली के बीच कुछ ऐसे गायक आ रहे हैं जो उत्तराखंड संगीत को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के फोक को, उत्तराखंड की परंपराओं को अपने गीत में समेटकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन संगीत का पूरा नॉलेज लेकर। एक ऐसी ही गायिका हमारे उत्तराखंड के लोक जगत में आई हैं क्या, वो पहले से काम कर रही हैं, लेकिन उनको जो पहचान मिली है वो गीत आपने पांडवास का ज़रूर सुन लिया होगा। जीतू बगडवाल का जो गीत आया था वो उन्होंने गाया, और उसके बाद उनके कई और गीत आ चुके हैं जो काफ़ी अच्छे चले हैं, और वो संगीत के दुनिया में एक अच्छा नाम रखती हैं, एक अच्छा ज्ञान रखती हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है श्रद्धा कुहुप्रिया। उत्तराखंड से नाता रखती हैं, उत्तराखंड के गीतों में अब उनकी एंट्री हो रही है, और जब उनकी एंट्री हो रही है तो उन्होंने शुरुआत से ही बता दिया है कि आगाज़ हमारा सुरीला है तो अंजाम भी सुरीला होगा। तो श्रद्धा, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी है यहाँ आपके साथ जुड़ने में। शुक्रिया। तो श्रद्धा, क्योंकि जब हम हमारे इंटरव्यूज़ की हम एक परंपरा बनाई रखी है हमने कि जब भी कोई गायक हमारे साथ होता है तो एक गायक है तो गवाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम शुरुआत करते हैं किसी कोई भजन या कोई जागर जो आपको हमारे पहाड़ का आता हो, और आपने जीतू बगडवाल गाया है, उससे बेटर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। तो श्रद्धा से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके साथ हम जी जी, और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, आपकी ये जो दरख्वास्त है ज़रूर पूरी होगी, और क्योंकि इस जागर के पीछे की सोच आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बहुत पुराना एक विज़न था कि जब भी मेरा उत्तराखंड जगत में, फोक में आगाज़ होगा तो मैं इसी जागर से शुरुआत करूँगी। क्या बात। और इसी उद्देश्य से इस कॉम्पोजिशन को लेके मैं ईशान के पास गई और मैंने कहा कि इसका अरेंजमेंट मैं चाहती हूँ कि आपके अंदाज में हो। तो ठीक है, फिर जीतू बगडवाल से शुरू करते हैं। प्लीज़। 15-25 जीतू की थाथी रेथल रगे रेथल रगे रेथल रगे। हे कनना चढ़ लगे मेरा डांडियों की आछरी
हिकन नाचण लगे भगवान लोगाडू के भराणी हे नो बेणी न गेली मेरा डांडियों के आछरी हे 10 बेणी खण द्वारी भगवान लोगाडू के भराणी हे देना हुए जा देना मेरा खोली का गणेश हे देना हुए जा देना मेरा मोरे का नारायणा हे देना हुए जा देना मेरा हरि हर द्वार हे देना हुए जा देना भगवान लो बदरी केदार हे देनी हुए जा देनी मेरे कुल की भगवती हे देनी हुए जा देनी भगवान लो कोटा के कुटेटी हे देनी हुए जा देनी तू मेरा कुल की भगवती हे देनी हुए जा देनी भगवान लो कोटा की कुटेटी। बहुत खूब, बहुत खूब। अब जब लोक देवताओं के नाम से हमने इसकी शुरुआत कर दी है, हम आपकी लाइफ पे भी बात करेंगे, श्रद्धा को जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा यही है, पांडवास के साथ काम करना कैसा अनुभव रहा? बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और जिस तरह हम जानते हैं कि ईशान का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, तो अपने आप में ये एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और समय लगा इसको बाहर आने में, लगभग 2.5 साल इस पर अच्छा। काम हुआ। Okay. इसका ट्रैक, इसका अरेंजमेंट, और सभी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो बहुमूल्य आर्टिस्ट हैं उसमें इन्होंने काम किया। सुभाष दादा का इसमें ढोल है और पंकज नाथ की इसमें फ्लूट है, जिसने एक अलग ही माहौल क्रिएट किया। और ईशान की सोच है जो जिस तरह से एक फ्यूजन मुझे इस जागर में क्रिएट करना था और अपनी उत्तराखंड की परंपरा को जिंदा रखते हुए, तो वो जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हुआ। लेकिन जब हम जीतू बगडवाल की बात करते हैं और इसने सब लोगों को ऑस्ट्रक कर दिया कि हाँ यार क्या चीज़ आई है, जो लिरिक्स लिखे वो क्या श्रद्धा ने लिखे हैं या ईशान का भी इनपुट उसमें था? जी नहीं, लिरिक्स जो हैं हमारे पारंपरिक हैं। Okay. क्योंकि जीतू बगडवाल एक पारंपरिक Yes. कहानी है, और उसमें अगर हम ये कहें कि नहीं ये लिरिक्स हमारे हैं तो शायद ज़्यादती होगी, क्योंकि आज से पहले कितने ही गुणीजन इसको गा चुके हैं। और जब हम एक कहानी, एक गाथा के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा भावनाएं हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो हमारी एक दूसरे से मिलेंगी। राइट। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि लिरिक्स हमारे हैं। लिरिक्स पारंपरिक हैं, लेकिन हाँ उसमें कुछ ना कुछ एक आधा लाइनें Changes जो भी हमें जोड़नी होती हैं। सपोज गाना बढ़ाना है हमें, तो उसके लिए हमने थोड़े बहुत इनपुट्स दिए। किए हुए हैं। जिस तरह अगर कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो जो मूल कॉम्पोजिशन है वो भरत सिंह राणा जी की चक्कर गाँव की है। ओके। मैं लगभग 6-7 साल की थी तो वो हमारे घर उत्तरकाशी आया करते थे, और वहाँ जो महफिल लगती थी संगीत की, तो उसमें वो ये कॉम्पोजिशन गाते थे। तो मूलतः कॉम्पोजिशन उनकी है, लेकिन समय के साथ, समय काल परिस्थिति के साथ इस कॉम्पोजिशन को मैंने जिया है लगभग 20 साल, तो उसमें मेरे भी अपने इनपुट्स हैं, बट जो मूल कॉम्पोजिशन है वो उन्हीं की रहेगी। इसलिए मैंने इसमें क्रेडिट्स में भी ये लिखा है कि कॉम्पोजिशन बाय भरत सिंह राणा एंड श्रद्धा कुहुप्रिया, पारंपरिक। क्या बात जी नहीं, ये गाना तो खैर अब सब लोगों तक पहुंच चुका है। एक सवाल आपके पर्सनल लाइफ पे आने से पहले एक सवाल और है, पांडवास के साथ काम करना, अब क्योंकि अब आप दूसरे म्यूजिशियंस के साथ भी काम कर रही हैं, सिंगर्स के साथ भी काम कर रही हैं, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो क्या डिफरेंस नज़र आता है कि पांडवास किस चीज़ में पार एक्सलेंस करते हैं और दूसरे म्यूजिशियंस जो है उनमें वो चीज़ें या तो कम हैं या तो फिर उनका स्टाइल अलग है? देखिए, पांडवास मेरे लिए सिर्फ ईशान है Okay. अभी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ईशान का जो अरेंजमेंट है वो पार एक्सेलेंस है, हम सुनते ही आ रहे हैं उनके सभी गीतों को। तो मेरा जो जुड़ाव और लगाव ईशान के साथ है वो उस अरेंजमेंट को लेकर है। और अब जो मैं आगे कोलैबोरेशंस कर रही हूँ वो सिंगर्स के साथ कर रही हूँ। तो जीतू बगडवाल मेरी एक ऐसी कॉम्पोजिशन थी जिसका मैं चाहती थी कि ईशान अरेंजमेंट करें, और वो 7 मिनट का गाना एज अ सोलो आर्टिस्ट मैंने परफॉर्म किया और गाया उसको। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक फ़ीमेल आर्टिस्ट को
7 मिनट के गीत में इतनी सराहना मिली। और ईशान की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया, पेश किया है। जी, नहीं, जी। वो तारीफ़ के काबिल है भी। आज भी हम, क्योंकि जब आपने मुझे बताया कि वो आप उसको अप्रोच आपने पांडवास को किया, लेकिन एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस मुझे लगा कि यार पांडवास ने आपको अप्रोच किया होगा, पांडवास ने इस लड़की को बुलाया होगा, फिर इसकी कंपोजिशन की होगी एंड देन लाया होगा। मेरा सवाल ये है कि श्रद्धा कुप्रिया के पास अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ वो डाल रही हैं, तो वो आपके चैनल से क्यों नहीं आया जब आपने उनको अप्रोच किया था? तो उनके चैनल से कैसे आया? जी, सोच तो इनिशियली यही थी कि ये मेरा डेब्यू गीत तो है ही, लेकिन मेरे चैनल से आएगा। और शुरू से मन था कि ईशान इसका अरेंजमेंट करें, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो कोविड काल में मैंने ईशान को कॉल किया और उनका बहुत ही, जिसे कहते हैं कि अच्छा स्वभाव है, कि उन्होंने कहा अरे अच्छा आप मेरे साथ एक गीत करना चाहती हैं तो आप स्क्रैच गा के दे दीजिए। तो मैंने एक तानपुरे पे उनको पूरी कॉम्पोजिशन भेजी क्लिक पर गा के, और वो कॉम्पोजिशन उनको काफ़ी पसंद आई और फिर उस पर उन्होंने उस दौरान काम करना शुरू किया। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे इनपुट्स लगे, बहुत ज़्यादा गहन सोच थी कि और कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, तो लगभग 2-2.5 साल लगे। तो जब हमने इसका शूट कर लिया था तो उसके बाद ईशान ने कहा कि श्रद्धा जी हम भी एक अपनी सीरीज़ बना रहे हैं पांडवास धोयाल नाम से, जिसमें हम हर आर्टिस्ट के डिफरेंट एपिसोड्स रखेंगे। तो आप बताइए कि क्या आप जीतू बगद्वाल चाहती हैं कि इस एपिसोड में आए, पहले एपिसोड में? तो थोड़े टाइम के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जीतू बगद्वाल वाज लाइक अ बेबी। करेक्ट। मतलब आप ये सोच लीजिए कि जो इतने सालों से एक विज़न था कि वो मेरा डेब्यू है और मैं इसी से शुरुआत करूँगी, तो मुझे लगा चलिए डेब्यू तो मेरा रहेगा। और ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि अगर एक ऐसे चैनल में जाए जिसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है मुझसे। उस दौरान श्रद्धा कुप्रिया चैनल पे लगभग 300-350 व्यूअर्स थे। शुरुआती था। इतनी मेहनत इस गीत पे हम सब ने की थी, तो मुझे लगा कि शायद अगर ये पांडवास के बैनर से आए तो इसको एक ज़्यादा विजन मिलेगा, और मेरे ख्याल से वैसा ही हुआ। वैसे ही हुआ। तो क्या आप पांडवास के साथ किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है या फिर होने वाला है, कुछ ऐसी संभावनाएं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है निकट भविष्य में। डिपेंड करता है कि उनके पास कितना समय है, राइट। या मेरे पास जो कॉम्पोजिशन है मैं उनके साथ करना चाहूँ, तो हम दोनों की सहमति रहे उन प्रोजेक्ट्स में, तो आई थिंक कि आ सकता है कुछ नया। उसका भी वेट रहेगा। अब ये है कि चाहे वो पांडवास के चैनल से आया हो या आपके चैनल से आया होता, पर उस गीत ने जो जादू बिखेरा है वो शायद दोनों तरफ जी बिखेरता, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमें नज़र भी आता है। अब क्योंकि जैसे आपने पांडवास के साथ शुरुआत की, लेकिन अब आप दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी काम कर रही हैं, आप इस उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप एंट्री कर चुकी हैं और कई फैकल्टीज से आप मिल रही होंगी। किस तरह का माहौल, किस तरह का इन्वायरमेंट एक नज़र आता है आपको? क्योंकि अक्सर कई गायक शिकायत करते हैं कि यार वो प्रोफेशनलिज्म या फिर वो तरीका हमारे पास नहीं है जो हम बॉलीवुड में देखते हैं या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं। देखिए अपने आप में जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है, अगर संगीत के लिहाज से मैं बात करूं तो सब हमने अपना बेस्ट दिया है और सुखद रहा कोलैबोरेशन सारे अभी तक जितने हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में, फोक इंडस्ट्री में, उत्तराखंड संगीत जगत में एक और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आना, उसकी गुंजाइश है। कमिटमेंट ऑफ वर्ड्स, कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट, इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने वक्त को कीमती समझते हैं, हम एक दूसरे आर्टिस्ट के वक्त को भी कीमती समझें, नो मैटर ऑफ द स्टेटस ऑफ दैट आर्टिस्ट, कि वो एक बिगिनर है या वो एक इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे उसकी बात ही नहीं आ रही है, सब एक ही जगह पर हैं और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। अगर हम दो लोग जुड़ रहे हैं तो वो एक समय सीमा के अंतर्गत काम को करें और एक दूसरे के काम की इज्जत करें, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट जो रिस्पेक्ट है, सबसे पहले वो होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही काम बाहर जो आपका आएगा उसका रंग दिखेगा।
यस, वेरी ट्रू। जब तक आप दोनों में ही एक बन नहीं रही है तो उस काम भी बेहतर नहीं आ पाएगा। और मुझे लगता है कि बन नहीं रही वाली बात तो है ही नहीं। अगर मैं आपको प्रोफेशनली मैं आपको चूज़ कर रही हूँ और मैं आपसे प्रोफेशनली जुड़ रही हूँ, तो मैं आपको उस लेवल पे समझती हूँ कि मैं आपसे वो काम करना चाहती हूँ, आप उतने टैलेंटेड हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे के समय का और काम का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और तभी मेरे ख्याल से वो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रोफेशनलिज्म आता है वहाँ पे काम अच्छा हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो ये ढेर सारी बातें रही हैं आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ गाने आए हैं उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ नया आ रहा है, नया पक रहा है? नया बहुत कुछ आ रहा है और म्यूज़िकल राब्ता प्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने कुछ गीत निकाले हैं। जैसे शौक है कि बोल जीतू बगडवाल के बाद एक मेरा काफ़ी एक हिट नंबर रहा। और जो खुदेड़ गीत है ना हमारे पहाड़ के, जैसे जो एसेंस नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों में रहता था, मेरी कोशिश है कि मैं उसको दोबारा वापस चलन में ला सकूं। और क्योंकि वो उस किस्म के गीत कभी चलन से बाहर जा नहीं सकते। एक आर्टिस्ट को हर किस्म के गीत की ज़रूरत होती है, पर उसका जो अपना एक निजी लगाव होता है, तो मेरा वो उस खुदेड़ गीतों से है जो मार्मिक हैं, जिनके लिरिक्स और जिसमें हमारी पहाड़ की खुशबू है, हमारी पहाड़ की व्यथा है। चाहे वो लोग जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े पहाड़ में अकेले रह गए हैं, या फिर फ़ौज में जो लोग काम करते हैं और उनकी बीवियां वहाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं, तो वो जो सोच है वो मुझे हमेशा से सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है गीतों में। और रही बात कि हमारे व्यवहारिक गीत जो हमें शादियों के लिए चाहिए, हल्दी, बांध या अपने संगीत के लिए, तो उनका प्रचलन सदा बना रहेगा। बट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उन गीतों की डिमांड आज की डेट में ज़्यादा है जो डीजे पे बजने योग्य हों। एक गीत की सफलता इसी बिना पे आज तय होती है कि आपके गाने में कितने किक्स लग रहे हैं और कितने एक सीज़न वो गाना चल रहा है। डांस नंबर, जिसमें कोई बुराई नहीं है, डांस नंबर भी चलने चाहिए। और खुशी का जब माहौल होता है तो पैर थिरकने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस स्पीड से हमारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उत्तराखंड के अपना ये गीत बना रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि जो हमारा मर्म है पहाड़ का, उत्तराखंड का, और हमारा जो सोलफुल म्यूज़िक है और जो हमारा सोलफुल काव्य है, उसको भी आगे लेके आए। लेकिन श्रद्धा, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अक्सर हम लोग गायकों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप जब एक गाना लेकर आते हो तो उसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, बस आपकी आउटगोइंग बहुत ज़्यादा है, इनकमिंग आपकी उतनी नहीं है। तो फिर देन एक प्रेशर चैनल्स का आता है कि नहीं यार, आप डीजे वाला गीत बनाओ क्योंकि वो चलेगा तो उसमें नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो क्या पैसा एक फैक्टर नहीं बन जाता? क्यों मैं एज अ कंपनी मैं आपको क्यों बोलूं कि भाई आप कोई खुदेड़ गीत लाओ जिसके चलने की संभावना शायद उनके मुताबिक कम हो, पर डीजे गीत चलेगा तो नहीं, उसका एक फेवर चले? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा सोचना ये है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा परोसेंगे, आपकी ऑडियंस का टेस्ट वैसा ही बनता चला जाएगा। अगर आप एक ही किस्म का म्यूज़िक परोसते चले जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ के लिए टेस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे बेटे को रोज़ पिज़्ज़ा खाना पसंद है और वो बाहर का खाना पसंद करता है तो वो लगातार वही खाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि वो कुछ हेल्दी खाए या कुछ और चीज़ों की तरफ भी जाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज़ को वो खाना उसको किस तरह से परोसूँ। अब अगर वही पिज़्ज़ा का जो सारा मटेरियल है मैं उसको 2 लेयर पराठे में भर के दे दूँ तो उसमें अनाज की भी ताकत जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एक प्रोडक्शन हाउस का होना चाहिए। आप एक गीत निकालेंगे, एक डांस नंबर निकालेंगे, एक खुदेड़ गीत निकालेंगे, एक रोमांटिक सॉन्ग निकालेंगे, तो आपका वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग उसको पसंद ना करें, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जीतू बगडवाल के बाद जब शौक है कि आया, और शौक है कि को मैंने रिलीज़ नहीं किया था, बहुत सारे लोगों को सुनाया, तो लोगों ने कहा कि यार ये गाना बहुत स्लो नहीं है। तो बड़ा मन उदास हुआ, पर मुझे लगा कि मुझे तो इस कॉम्पोजिशन से बहुत प्यार है। राग भीम पलासी में वो कॉम्पोजिशन है
और संतोष खेतवाल जी ने उसकी रचना की और आज से लगभग 20 साल पहले 25 साल पहले संतोष खेतवाल जी ने और मेरी माँ दुर्गा पांडे ने उसे साथ गाया था। तो ये मेरा एक बहुत ही, जैसे कहूँ कि बहुत ख्वाब था कि मैं उसको रिक्रिएट करूं, और अगर संकल्प उसमें मेरा साथ दे तो दहले पे दहला और संकल्प ने हाँ बोला, तो उस तरह से मैं उसे लेके आई। और जब वो गाना रिलीज़ हुआ और इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी रील्स देखी तो 12,500 14,000 रील्स थी। तो ये क्या है जो हम ये देख रहे हैं? ऑडियंस है, ऑडियंस सुनना चाहती है। कब कहाँ किसके दिल पे कौन सा सुर असर कर जाए हमें नहीं पता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अगर गायक गाना ही बंद कर देंगे तो शायद उनके पास ऑप्शन भी नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। एक वर्सेटैलिटी और एक हमेशा रहनी चाहिए एक आर्टिस्ट की और एक फोक इंडस्ट्री में। राइट राइट। अब क्योंकि हम सॉन्ग है की बात कर रहे हैं और ये गाना इतना पॉपुलर आपका हुआ है, इसकी 2 लाइनें सुनेंगे, उसके बाद हम श्रद्धा को जानने की कोशिश करेंगे। जी जी ज़रूर ज़रूर। कर लो ना हम द्वी दुख सुख का बाटा, दुख अपना दे दे मिथे तो सुख का साटा, गैर भी सुख में बन जंदीन अपना, विपत्ति में देखे सब हुए जंदिन छाटा, हुए जंदिन छाटा, सौंख है कि बोल मेरी कैथे खोजानी रंदिन आँखें तेरी, सौंख है कि बोल मेरी कैथे खोजानी रंदिन आँखें तेरी, प्यारा सो आँखों में मेरी रिटड़ी रांदी तस्वीर तेरी, सौंख है कि बोल मेरी, सौंख है कि बोल मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसी गाने के साथ श्रद्धा को जानने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा कुहू प्रिया को से हमारी जो पहचान हुई है, कम से कम उत्तराखंड की जब मैं बात करूं तो जीतू बगडवाल ने हमें श्रद्धा से मिलवाया है। आपने उससे पहले भी गाने गाए लेकिन जीतू बगडवाल ने घर घर तक आपको पहुंचाया है। श्रद्धा हैं कौन, कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या मूल है आपका? जी, तो ननिहाल में मैं लगभग 4.5 महीने की थी तो पहुंची और 5 साल तक वहीं रही। उसके बाद अपने पिताजी के पास दिल्ली जाना हुआ और मेरी सारी जो स्कूल एजुकेशन रहा वो दिल्ली से रहा, और संगीत में दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया एज अ गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मेरा एमए म्यूज़िक रहा, गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद सोचा था कि आगे पीएचडी की ओर जाएंगे, बट कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि वो वहाँ तक पहुँचना हुआ नहीं। और उस दौरान दोबारा सुगम संगीत में एक नया आगाज़ हुआ। क्लासिकली ट्रेंड मैं सिंगर हूँ और गज़ल, फोक, भजन, हमारा ओल्ड मेलोडीज़ जो हैं बॉलीवुड की, इसकी ओर मेरा रुझान बढ़ने लगा। तो इस तरह से दोबारा शुरुआत हुई। क्योंकि आप जब हम आपकी जड़ों की बात कर रहे हैं तो आपकी जड़ जो है उत्तराखंड के लोक संगीत से कम बहुत पहले से जुड़ती हैं। आपने अपनी माँ का नाम लिया, दुर्गा पांडे जी, उन्होंने हमारे लोक को गाया हुआ है। थोड़ा उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो ज़रूर उनको जानते होंगे, भले ही नए लोग ना जाने। दुर्गा पांडे जी का उत्तराखंड लोक गायन में क्या क्या किया है उन्होंने? जी, तो माँ जो है मेरी, उनका पूरी पढ़ाई जो है वो उत्तरकाशी में ही रही और श्रीनगर यूनिवर्सिटी से उनका एमए हुआ। और संगीत क्योंकि हमारे घर पे ही था, तो मेरे जो पहले गुरु मेरी रही हैं मेरी माँ दुर्गा पांडे और मेरे नाना जी। तो मेरे नाना जी का संगीत का विद्यालय उत्तराखंड संगीत महाविद्यालय उत्तरकाशी में था। लगभग आज उसको 40 साल हो गए हैं। और इसी तरह से जो मैंने आंखें खोली वो संगीत के माहौल में खोली। और माँ संगीत के क्षेत्र में कला दर्पण या जितनी भी संस्थाएं थीं उत्तरकाशी में, वहाँ बहुत ही ज़्यादा काम करती थीं सभी के लिए। तो इसी तरह से उनका जब वो दिल्ली में आना हुआ तो दिल्ली में 2 कंपनीज़ थीं
ऑडियो कंपनीज थी, सोनोटोन और रामा म्यूज़िक। तो उसमें उन्होंने काफ़ी गीतकारों के साथ में काम किया, संतोष खेतवाल जी, भंडरयाल जी, चंद्र सिंह राही जी, उनके साथ काफ़ी लाइव प्रोग्राम्स भी किए। तो उनका रुझान फोक की तरफ काफ़ी था, तो उसी से मुझे लगता है शायद मुझे भी एक प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली। अब लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में उठता है कि दुर्गा पांडे जी का काफ़ी अच्छा खासा एक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब कम से अब क्या बीच में भी जब एक लहर आई थी कैसेट्स की, सीडीज़ की, तब हम दुर्गा पांडे को नहीं पाते हैं, उनके गीतों को हम खोज नहीं पाते हैं। क्यों ये ब्रेक क्यों लग गया होगा? ये ब्रेक जो लगा, हालात और परिस्थिति, और दिल्ली जैसे शहर में मेरी माँ सिंगल पेरेंट हैं, तो दिल्ली जैसे शहर में वो ज़माना काफ़ी चैलेंजिंग हुआ करता था रिकॉर्डिंग लाइन में अपने आप को परसिस्टेंट रखने का। तो वहाँ सवाल ये था कि संगीत को रिकॉर्डिंग लाइन को ज़्यादा समय दिया जाए। वो BHL में कार्यरत थी उस वक्त, ऑफिस भी था और एक बच्चे की जिम्मेदारी भी थी। तो उस हालात के चलते वो बहुत ज़्यादा समय अपना रिकॉर्डिंग्स में और संगीत में नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है शायद वो जो अधूरा रह गया वो अब श्रद्धा कुहुप्रिया को पूरा करना है। वेरी ट्रू। एंड हम उम्मीद करेंगे कि मैम भी जो है आपके साथ या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जी बहुत कुछ सोचा है कि अब वो रिटायर हो गई हैं और अब कुछ हम दोनों साथ करेंगे। कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ अलग सुनने को मिलेगा और उसका इंतज़ार रहेगा। जब आप बात कर रही हैं कि श्रद्धा कुहुप्रिया हर जगह गोल्ड हासिल करने वाली लड़की है और जो गोल्ड हासिल करता है वो टॉप चीज़ को ही एम करता है कि भाई मुझे वहाँ ही जाना है। जब हम संगीत की बात करते हैं या म्यूज़िक की बात करते हैं तो कम से कम इंडिया में एक ऑरा है कि यार बॉलीवुड जो है वो जो हमें दिखता है, कम से कम एज अ नॉन सिंगर जो मैं देखता हूँ, यार बॉलीवुड जाना चाहिए, पैसा है, सब कुछ है, नाम है, फेम है, हर चीज़ है। कुहुप्रिया क्यों नहीं गई, क्या कारण था? कुहुप्रिया ने अभी शुरुआत की है और शुरुआत कैसी हो रही है ये तो आप जान ही रहे हैं। तो बहुत कुछ आने को है अभी। अभी सिर्फ शुरुआत है, तो हो सकता है आप मुझे बॉलीवुड में भी देखें। चलो उसका भी इंतजार रहेगा। आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं खुद को एक गवैया मानती हूँ, एक साधक मानती हूँ, और मेरा जो सबसे बड़ा स्वप्न है कि जिस किस्म का गाना बजाना मेरे गुरुओं ने किया है, मैं उस लेवल पर गा सकूं, क्योंकि वो मेरे लिए संगीत स्वांतः सुखाय है सबसे पहले। तो जिस किस्म के संगीत को मैं पसंद करती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मैं उस तरह का संगीत अपने लिसनर्स को दे पाऊँ और एक अपनी अलग जगह बना पाऊँ उनके दिलों में। तो यही मेरा उद्देश्य है। तो मतलब उम्मीद हम कर सकते हैं कि बॉलीवुड में भी हमें कुहुप्रिया की आवाज़ सुनने को मिल सकती है, बशर्ते उनको उनके टेस्ट का गाना मिले, उनके टेस्ट का गाना मिले और गाने को श्रद्धा कुहुप्रिया जस्टिफाई कर पाए। वेरी ट्रू। दोनों तरफ से काम होना चाहिए। बट आपने भी सुना होगा, आप भी गायकों को सुन रही हैं और कुछ अच्छे गायक भी हैं, कुछ गायक मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि अच्छे नहीं हैं लेकिन पैसा है इसलिए वो बना पा रहे हैं। क्या ये ट्रेंड अच्छा है कि भाई क्योंकि आपके पास 30 से 50 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, आपको गाने का शौक़ है, तो आप स्टूडियो जाते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं और मार्केट में डाल देते हैं, फिर आप उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। ऐसे कई गाने हैं जो हमारे उत्तराखंड संगीत जगत में कम से कम आ रहे हैं। क्या ये इस तरह के गाने हमारी जो क्वालिटी सॉन्ग्स हैं उनको डेंट कर डालने का काम करते हैं, या फिर ये ट्रेंड भी चलना चाहिए, जिनकी मर्जी है करने दो, क्या जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि हर सिंगर, हर आर्टिस्ट की अपने लेवल में एक संगीत साधना उसने की है, ठीक है। आज की डेट में आर्टिस्ट के लिए इस इंडस्ट्री में इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर उसको अपनी पसंद का कोई गाना निकालना है और उसके पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है, तो उसी को सारा प्रोडक्शन देखना है और उसको वीडियो के लिए भी रिसोर्सेज अपने पास रखने हैं कि वो उसका एक बेसिक वीडियो बना सके। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश एक आर्टिस्ट की काबिले तारीफ़ है खुद के लिए। अब काम वो जिस किस्म का कर रहा है उसको लोग किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उसकी किस्मत। ओके।
तो मुझे लगता है ये पूरी एक स्वतंत्रता एक आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए कि वो अपना संगीत किस तरह से परोसता है। बाकी मुझे लगता है हम और आप इस पे हस्तक्षेप करने वाले कोई नहीं कि किसको किस किस्म का गीत बनाना चाहिए। ये उनकी अपनी निजी सोच है, हर किसी की। हर किसी की निजी सोच है, लेकिन कहीं श्रद्धा आपको नहीं लगता कि शायद आपने सुना ना हो, लेकिन हम सुनते हैं गढ़वाली गानों को, और कुछ ऐसे गाने आप सुनते हैं जिनमें आपको सुर ताल हमको समझ में आ जाता है, हम तो उसके ज्ञाता भी नहीं है, हमको समझ में आ जाता है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको गाने का शौक है तो आपको सीख के नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तैयारी से तो किसी भी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है ना, आजकल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, गांव से अगर एक बच्चा आता है, जो जैसे हमारे पहाड़ों में आवाज़ें, हम लोग नेचुरली सुरीले होते हैं, हमारे बड़ा जी जब गाते हैं तो वो सुर में ही गाते हैं। तो पहाड़ी बच्चे भी आजकल बहुत मेहनती हैं और बहुत सुरीले हैं। वो जो यहाँ देहरादून के बच्चे जिस तरह से नई जनरेशन काम कर रही है, वो बहुत सुरीली है। अब बात सारी क्या है कि उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है। अब उनको लगता है कि सीखना जो है ना, तालीम जो है, वो बहुत अंडररेटेड चल रही है। ये उनको बताने वाला कोई नहीं है कि पहले कुछ समय स्वर साधना कर लो, 7-8 साल, उसके बाद अपना पहला गाना निकालो। वो उस सीढ़ी को लांघ कर सीधे एक स्टूडियो पहुंचते हैं, और वहाँ पे क्योंकि 15-20 हज़ार में एक गाना बन जाता है, वो एक लूप बना हुआ है, सबको वो लूप दे दिया जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि स्टूडियोज़ के लिए भी कमर्शियल पैसा कमाने का ज़रिया यही है। अगर लोग नहीं आएंगे तो वो लोग कैसे, उनके लिए आय का साधन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे सीधे वहाँ पहुँचते हैं, और फिर जब एक बार ये लाइमलाइट, ये इंस्टाग्राम, ये सोशल आ जाता है, तो पेजेस फिर का चस्का चढ़ जाता है, तो जो तालीम है वो और पीछे चली जाती है। आपको लगता है कि मैंने कर लिया है, अपना आपको लगता एस्टैब्लिश है कर कि लिया है? हाँ, आपको लगता है कि सीखने की क्या ज़रूरत है, ये ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है मामला। पर मुझे लगता है हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो बढ़िया से बढ़िया सुने। सबसे पहले YouTube में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप सुनिए। और अगर आप थोड़ा सा, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप, संगीत एक गुरुमुख विद्या है, आप किसी ना किसी के पास जाएं, सीखें। और अगर आप पहाड़ी फोक गाना चाहते हैं तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनसे कुछ ऐसा राब्ता कायम करें कि आप अपना संगीत उनको सुनाएं और उनसे उस पर फीडबैक लें कि हम कहाँ हैं, क्या कमी है, क्या काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लंबा समय सरवाइव कर पाएंगे इस फील्ड में। वेरी ट्रू। आपका एक गाना आया, यार छुपको, यारा छुपको, यारा छुपको, यारा छुपको। हाँ, तो उसको बाकायदा नरेंद्र सिंह नेगी जी ने आपके साथ लॉन्च किया। जी जी। गाने को भी सुनेंगे हम, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी की तरफ से आपके लिए क्या फीडबैक था कि श्रद्धा बहुत अच्छा गाया, श्रद्धा ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था? जी जी जी, मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा इतनी कमाल की शख्सियत से मुलाकात करने का। और सच में बताऊं तो ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार उनसे मिल रही हूँ। मैंने उनको बस जाके अपना गीत सुनाया कि देखिए ये जौनसार बाबर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट तक का ये गीत है, और बेडे गाते थे, हाँ। बेडे लगाते थे इस गीत को। तो हमारे यहाँ जो लोग आते थे गाना बजाने की महफिल करने, वो इसे गाते थे। तो जो इसके लिरिक्स हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन हैं। तो मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है तेरा, बहुत अच्छा किया है तूने, पर जब मैं इसे गाता था या जो मैंने सुना था तो वहाँ पे ये सारी बातें भी इस गीत में थी। तो मैंने कहा दादा, अब तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अगर मैं पहले आपके पास आती तो मैं उसमें उसको ज़रूर ऐड करती। तो कहने के हाँ, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। और मैंने उन्हें कहा कि आप अपना आशीर्वाद इस गीत को दीजिए, और मैं चाहूँगी कि ओहो रेडियो पे आप ज़रूर आएँ और इस गीत का विमोचन करें। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि बहुत ही उनका एक स्नेह रहा कि उन्होंने मुझे वो आशीर्वाद दिया उस गीत पर, और उन्होंने अपना समय दिया। मैं ऋणी हूँ उनकी। ऋणी हूँ उसके लिए। जब इस गीत की बात करते हैं, इस गीत का बैकड्रॉप जो है वो उत्तरकाशी का है। जब मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था वहाँ पर, तो आप उसकी एक स्टोरी बताती हैं कि गाना क्या एक स्टोरी रखता है अपने आप में, कि कहाँ से ये गीत आया है। सबसे पहले तो ये है कि यारा छुपकू जो है, ये नाम है या इसका कोई मायने है? छुपकू यारा एक प्रेमिका अपने प्रेमी
के लिए कह रही है, ये उसका प्यार से दिया हुआ नाम है छुबकू। ओके। तो छुबकू को समझना काफी मुश्किल रहा लोगों के लिए कि ये छुबकू है हाँ, कौन। कुछ नया था तो actually। ये जो छुबकू है इसको हमने इस गीत में दिखाया नहीं। ये जो हमारी सिंगर हैं और जो भी नायिका इस गीत में हैं वो अपने प्रेमी के लिए गा रही हैं। छोड़ दे मेरी कमरे यार मैं बिरानी जोरू छुबकू यारा। तो अब छुबकू को दिखाना हमें एक मिस्ट्री क्रिएट करनी थी गाने में, इसलिए हमें लगा कि हम छुबकू को नहीं दिखाएंगे और इस गीत को परफॉर्मेंस बेस्ड गीत रखेंगे, क्योंकि मुझे वो एक कोक स्टूडियो फील चाहिए था कि एक लाइव गाना भी हो और उसमें हमारे कुछ वहाँ के कॉस्ट्यूम में उस किस्म से कुछ डांस स्टेप्स भी हों। तो ये सोच रही इस गीत के पीछे। और वो गीत बहुत बखूबी, उसका शूट बहुत अच्छा हुआ है। उसका शूट बहुत अच्छा रहा हुआ है। तो इसी बात पे 2 लाइनें इस गीत की भी। जी जी जरूर। सुखिनाली चौरला बखरा गुरनाली गोरू छोड़ दे मेरे कमरे यारा मैं बिरानी जोरू छुबकू यारा छुबकू यारा छुबकू यारा डोख रखो कोणो छुबकू डोख रखो कोणो त्वे मेरे सुगंध छुबकू भौंक खेने रोणो त्वे मेरे सुगंध छुबकू भौंक खेने रोणो छुबकू यारा छुबकू यारा छुबकू यारा छुबकू यारा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो लोकगीत आप उठाकर ला रही हैं, क्योंकि श्रद्धा जो है दिल्ली की लड़की है और खैर आना जाना तो हर पहाड़ी का लगा रहता है, लेकिन ये खोज जो ये गाने आप उठाकर ला रही हैं लोक से, इतने पुराने पुराने गीत हैं, क्या ये श्रद्धा की अपनी पूरी मेहनत है, कोई पीछे से मदद भी कर रहा है? जी पीछे से मदद कर रहा है मेरा घर परिवार जहाँ से मैं हूँ। और बचपन से जो कॉम्पोजिशन मेरे नज़दीक रही हैं और मैं सुनती चली आई हूँ, तो उनसे मैं एक बहुत ही अलग किस्म का ताल्लुक़ रखती हूँ। तो जो कॉम्पोजिशन से मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है बचपन से, तो मुझे लगता है कि उसको तो मुझे ज़रूर गाना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना चलेगा, वो कमर्शियली कितना ग्रो करेगा। ये अभी सोचना शुरू नहीं किया मैंने। अभी तक मैं वही गा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि लोग उस कॉम्पोजिशन को, उस ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन को, पारंपरिक चीज़ों को सुने जी। और वो आपकी कोशिश जारी है। लेकिन श्रद्धा, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अब क्योंकि आप टीचिंग के प्रोफेशन में आप रही हैं पहले, अब आप शायद वो काम नहीं कर रही हैं, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? जी ये तो बहुत बड़ा सवाल है और मुझे भी ऐसा लगता है कि लगातार कोशिश करते करते एक वक्त आता है जब आर्टिस्ट भी ड्रेन होने लगता है। तो उसके लिए बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं बढ़िया से बढ़िया म्यूज़िक प्रोडक्शन करके दूँ और मेरे काम को लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक टाइम आएगा जब शायद वो इस किस्म के गीतों में इन्वेस्ट करना चाहें। तो अभी तक तो बस इतनी ही उम्मीद है और वो उम्मीद सफल होती भी जा रही है क्योंकि लोग आपके गाने पसंद कर रहे हैं। तो जी काफ़ी कॉल्स आते हैं मुझे डायरेक्टर्स के और यहाँ इंडस्ट्री में कि गाना आपसे गवाना है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में कुछ प्रोजेक्ट्स आप बाहर के प्रोडक्शन हाउस के भी सुनेंगे। ओके, चलो उसका भी इंतजार क्रॉसिंग माय फिंगर्स या श्योर। एक आपका गाना आने वाला है, उसका टीज़र आपने रिलीज़ कर दिया है, तो थोड़ा उस गाने के बारे में बताइए और वो गाना आप किन के साथ गा रही हैं वो भी प्लीज़ थोड़ा जानकारी दीजिए। जी लास्ट अगस्त में यूका अवार्ड्स जो होते हैं दिल्ली में, तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत सारे सिंगर्स से हुई। तो उसमें नेओ फरसवान भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा जी आपसे मुलाकात करनी है, एक कॉम्पोजिशन मेरे पास है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप उसे गाएं। तो उस दौरान मैं म्यूज़िकल राब्ता के लिए कुछ बहुत ही मार्मिक सा कॉम्पोजिशन ढूंढ भी रही थी। सौंख हैकी के बाद मैं चाहती थी कि कुछ उसी फ्लेवर का गीत मुझे मिले। तो मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे वो कॉम्पोजिशन सुनाई और इमीडिएटली कुछ ऐसा हुआ कि उस कॉम्पोजिशन को सुनते कि वो मुझे बहुत ही खुदेड़ गीत था और उसमें एक व्यथा भी थी प्रेमिका की अपने प्रेमी के लिए।
और कुछ दूरी भी थी, कुछ अधूरी यादें भी थीं। तो मुझे लगा कि इस गीत को ज़रूर साकार करना चाहिए। इसके जो लिरिक्स थे प्रदीप फरसवान ने लिखे हैं, और संगीत मैंने सोचा कि इसको मैं दिल्ली से ही कराऊंगी। हैदर अली, जिनके साथ मैं आपने काम किया आपसे भी है। अब से पहले काफ़ी सारा काम मैं कर चुकी हूँ, तो उनको मैंने ये गीत सुनाया, उनको भी बहुत पसंद आया। तो हमने कहा इसको कुछ नए तरह से नए ब्लेंड के साथ इसको प्रस्तुत किया जाए। तो म्यूज़िकल राब्ता प्रोडक्शन के तहत ये गीत आस ओके, तो ऐसे मिलने की, ओके, वेरी नाइस। इस टाइटल को हमने रखा। वैसे गाना गीत जो शुरू होता है वो होता है बिचारी पियारी तो आँखों तै ना भिजो, स्वाणी सी मुआणी सी तै मुखड़ी तै ना फुलो। और प्रेमिका कहती हैं कि मन की माया की छुई अब कैमा लगाऊं, आँखों की जिकुड़े की पीड़ा अब कहते हैं दिखाऊं। तो हम चाहते थे कि इस गीत का जो टाइटल है, इस पूरे गीत में जो बातचीत चल रही है उसका सार है आस। आस पे दुनिया कायम है, Very true. आस पे प्रेमियों का प्रेम कायम है, अधूरी यादें कायम है। उसी आस के साथ हम चल रहे हैं, और वो आस है हर किसी की किसी ना किसी से मिलने की, वेरी ट्रू। जो अभी मिला नहीं है, या तो उससे मिलने की, या जो मिल के बिछड़ चुका है उससे दोबारा मुलाकात करने की। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी एक दो सवाल और हैं मेरे आपके लिए, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये गाना आपका आने वाला है और कब ये रिलीज़ होने वाला है, और इसकी 2 लाइनें, क्योंकि आपने वैसे सुना दी है लेकिन 2 लाइनें जो है सुर में भी हम सुनना चाहेंगे। जी जी, ये गीत 14 जून को मेरे यूट्यूब चैनल श्रद्धा कुहू प्रिया पे रिलीज़ हो रहा है, और इसका टीज़र मैंने आज रिलीज़ किया है, आपने देखा ही होगा। तो आशा है कि जितने भी सरस श्रोतागण हैं जो इस किस्म के संगीत को सुनना पसंद करते हैं वो उसे ज़रूर पसंद करेंगे, और जो नहीं सुनना पसंद करते वो एक ट्राई ज़रूर देंगे। ज़रूर दे सकते हैं, वेरी ट्रू। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, इन केस अगर हम 14 के बाद ये इंटरव्यू डाल रहे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जी। यूंद का दीना दीना सुआ कन के रोलो प्यारा बिना, बस मान मेरी निठुरी चिकोड़ी, बस मान मेरो पापी मन, बस मान मेरो पापी मन, बस मान मेरो पापी मन। वे जानो तेरा मन के ते मन थे ना दुखो, बेचारी पियरी ताँखों थे ना भिजो, स्वाणी सी ते मुख थे ना फूलो, मन की माया की छुई अब कैमा लगाऊं। तो बहुत खूबसूरत ये कंपोजिशन जो आ रही है, इसको लोग भी सुनेंगे और हम भी सुन रहे हैं। पर श्रद्धा से अब एक दो सवाल ऐसी लाइटली ऑन अ लाइट नोट में पूछना चाहूँगा। जब श्रद्धा की हम बात करते हैं, क्योंकि हर किसी की एक पसंद होती है, हर चीज़ में एक पसंद होती है, खाने में भी है, म्यूज़िक में भी है। जब श्रद्धा की बात करते हैं, श्रद्धा गज़ल भी गाती हैं, श्रद्धा ऐसे खुदेड़ गीत भी गाती हैं, हिंदी गाने भी गाती हैं। उनकी अपनी क्या पसंद है, उनको क्या ज़्यादा पसंद है कि भैया प्लेट में 4 चीज़ें रखी हैं, मुझे कौन सा उठाना है? आई थिंक रोमांटिक जॉनर मेरा मोस्ट फेवरेट जॉनर है, और गज़ल में भी वही बातें आती हैं जो गज़ल भी क्या है, महबूब से जो हम बात करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, और मोहब्बत और इश्क के तमाम दर्जों के बाद जो एक कैफ़ियत इंसान महसूस करता है, उसी कैफ़ियत को हम गज़ल के माध्यम से बयां करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी पोएट्री सबसे ज़्यादा मुझे पोएट्री जिसे कहते हैं अट्रैक्ट करती है कि गाना कह क्या रहा है, वर्ड्स क्या, उनके मायने क्या निकल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ पोएट्री का है कि पोएट्री क्या कह रही है, उसके बाद हम उस मिजाज के राग में उसको ढालते हैं।
कि उसमें हम जो कहना चाह रहे हैं अगर उसी रंग का राग मिल जाए तो हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। वेरी ट्रू। तो मेरा पसंदीदा जॉनर इज़ रोमांटिक। जब हम गज़ल की बात कर रहे हैं, रोमांस की बात कर रहे हैं, अब मुझे पता नहीं कि मैं कितना इस क्वेश्चन को आप तक पुट कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा कुहुप्रिया की लव लाइफ की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है? जी, तो लव लाइफ तो यूँ है कि मेरी लव मैरिज है। ओह नाइस। तो 4 साल का कोर्टशिप पीरियड मेरा रहा और मेरे हस्बैंड का नाम रविंद्र है। ओके। वो आगरा से हैं और इंटरकास्ट मैरिज है हमारी। क्या बात है। तो सिलसिला कुछ संगीत के माध्यम से ही शुरू हुआ कि मेरे घर में संगीत सिखाया जाता था और वो वहाँ तबला सीखने आए थे। ओके। तो वैसे तो वो सिविल इंजीनियर हैं और कार्यरत हैं। तो उस दौरान उनका तबला सीखना शुरू हुआ और मेरा उनको जानना शुरू हुआ। तो इस तरह से हम मिले और जो कहानी है वो शुरू हुई और कहानी मुकम्मल हुई। बहुत अच्छे से चल भी रही है वो कहानी। अब क्योंकि ये कहानी चल रही है और जब हम गज़लों की बात कर रहे हैं तो कुहुप्रिया ने बहुत सारी गज़लें गाई हुई हैं, कम से कम उनके चैनल पर तो हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रेमी के लिए, अपने प्रेमी के लिए एक कोई खूबसूरत गज़ल आप सुनाएं। जी ज़रूर। जो रविंद्र जी को पसंद हो। जो रविंद्र जी को पसंद, रविंद्र जी को सब कुछ पसंद आता है जो कुहुप्रिया गाती है। तो वो तो मैंडेट होता है ना, मना तो कर ही नहीं सकते। ये तो बात आपको पता ही है। आप तो नजदीक से नजदीक आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक आते गए, पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत खूब। आपसे गवाने के लिए बहाने खोजने पड़ रहे हैं लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है तो आखिरी सवाल रखना चाहूँगा। ये है कि श्रद्धा पांडे हैं, कुहुप्रिया कैसे बन गई? जी, तो ये बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा। तो हुआ यूँ कि मेरे जो गुरु रहे हैं पंडित श्रीदत्त शर्मा जी, उनका अचानक 2016 में निधन हुआ और उसके बाद उसका जो परिणाम हुआ वो कुछ यूँ हुआ कि बहुत समय तक मैंने संगीत से खुद को महरूम रखा। और मुझे ये पता नहीं चला कि मैं कब संगीत से बहुत पीछे आ गई। तो उस दौरान ना कुछ सुना, ना सुनना पसंद था, ना गाना पसंद था। तो लगभग 10 साल का एक पॉज ऐसा आया, एक वक्फ़ा आया कि उस दौरान मैंने संगीत की साधना नहीं की और संगीत से मैं बहुत दूर हो गई। फिर कोविड काल में अचानक एक कुछ समय बाद मैंने सुनना शुरू किया और ऐसे ही कुछ गुनगुनाया। एक स्टार मेकर ऐप है जो सभी हॉबी सिंगर्स के लिए है। तो जब घर में बोरियत हो रही थी तो उस स्टार मेकर ऐप को खंगाला, देखा कि उसमें क्या क्या है। तो कुछ ट्रैक्स उसमें पड़े थे तो बड़ा मज़ा आया गाने में। तो जब मैंने गाया तो मुझे लगा कि काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे गाते हुए, मुझे गाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी तालीम ऐसी थी कि हम बॉलीवुड बहुत कम गाते थे, ज़्यादातर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में ही हमारे गुरुओं ने हमें रखा, तानपुरे तक ही सीमित रखा, हारमोनियम तक भी नहीं जाने दिया। तो वहाँ पे एक स्टेज नेम देना था स्टार मेकर पे, तो वो श्रद्धा पांडे नहीं दिया मैंने।
वहाँ कुहू उसको मैंने कुहू प्रिया दिया, क्योंकि कुहू प्रिया मेरे बचपन का Okay. निकनेम था। तो मैंने कहा चलो कुहू प्रिया नेम से एक आईडी बनाते हैं। तो उस कुहू प्रिया नाम ने लगभग 6 महीने में बहुत नाम कमाया स्टार मेकर पर, और बहुत लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे लाइव सेशंस करे। तो एक उम्मीद जगी दोबारा कि जो मुझसे छूट गया था वो मुझे फिर बुला रहा है। तो श्रद्धा कुहू प्रिया की शुरुआत जो है वो वहाँ से हुई, और फिर उसी तरह से वो मेरा एक स्टेज नेम बन गया। और वो आज काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलो, स्टार मेकर ने कुछ तो अच्छा किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। श्रद्धा, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, जब आप छोटी थी, जब बचपन था, क्या यही था कि म्यूज़िक में ही जाना है, या फिर कुछ और करियर गोल्स दिमाग में रखे हुए थे कि ये वाला फील्ड चुनूंगी या यहाँ जाऊंगी? एक्चुअली संगीत के अलावा कुछ और सोचना नामुमकिन था। ओके। जब वो निबंध भी लिखने को मिलते थे ना तीसरी चौथी में कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो वहाँ वही था कि मैं एक हिंदुस्तानी क्लासिकल गायिका बनना चाहती हूँ, रागदारी में मंच प्रदर्शन करना चाहती हूँ। तो ये इतना लिखा गया कि शायद वो मैनिफेस्ट हुआ है, और बहुत अच्छे से हुआ, और उसका फल थोड़ा उत्तराखंड को भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरी यही कोशिश है कि मैं कुछ बेहतरीन काम यहाँ दे सकूँ, अपने लोगों को सुना सकूं। और ये तो देवभूमि मेरी जन्मभूमि है, तो फोक गाना ही था मुझे, लोक संगीत में शिरकत करनी ही थी एक्चुअली। और वो बहुत बखूबी आपने अच्छे से की है उसको, और अच्छे से कर भी रही हैं। तो श्रद्धा, इस इंटरव्यू को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे, एंड हमें इंतज़ार होगा आपके इस नए गीत का, और जो गीत आ रहे हैं उनका भी, और उम्मीद रहेगी कि शायद कभी कुहू प्रिया बॉलीवुड में भी हम उनको सुने और हम कह सकें कि ये लड़की हमारे उत्तराखंड की है। तो श्रद्धा, जैसे मैंने कहा, परंपरा वाइज चलते हैं, और आपके एक गीत के साथ इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करते हैं। जी जी ज़रूर। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। बहुत खूबसूरत, गालिब साहब से भी मिल ली आपके बहाने। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा, थैंक यू वेरी मच इतने सुरीले गीत गाने के लिए और ढेर सारी बातें करने के लिए हमसे। तो ये थी हमारे साथ श्रद्धा कुहू प्रिया। इनके गीत जीतू बगडवाल आपने सुना होगा, दूसरे गीत भी सुने होंगे, और अब जो है 14 तारीख को जो नया गीत आ रहा है वो भी आप तक पहुंचने वाला है। अगर ये इंटरव्यू उसके बाद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ज़रूर सुनिए। और ऐसे कलाकारों को जो सीख समझ करके कुछ नया और अपने परंपराओं को नए ढंग में परोसने का काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा और बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगली बार फिर नए सवाल होंगे, नए जवाब होंगे और एक नई शख्सियत होगी। शुक्रिया।